हैं, उसकी जो मेन फीचर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो एज सच द कंपनीज एक्ट जो है उसका अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो बेसिकली जो है इसका जो है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो है ब्रिटिशर्स रूलर्स से जो है हम इसको डील करते हैं कि कंपनी एक्ट जो है वो इंडिया में एज सच कंपनी लॉ नहीं था, लेकिन वी हैव बोरो इट फ्रॉम द इंग्लिश लॉ, और जो ये है वो इंग्लिश लॉ से आया है। एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस basically when we have a Britishers rules, उसके बाद we need a fastest economic development. फास्टेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमारे पर सबसे ज्यादा जो था इंडिया के ऊपर बर्डन था उस समय कि इकोनॉमी जो है उसको किस तरीके से उसका ग्रोथ किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाए, मैनेज किया जाए और डेवलप किया जाए। तो उसी दौरान जो है आपका अगर आपको पता हो तो 5 ईयर जो प्लान है, 5 ईयर प्लान भी उसी दौरान लाया गया जो नाउ इट्स नीति आयोग। और उसी दौरान जो है फिर कहते हैं कि इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 जो है एक 19 कंपनीज एक्ट 1956 जो है सबसे पहले आया। फिर 1913 कंपनीज एक्ट 1913 जो है सबसे पहले जो है इनकॉर्पोरेट इनेक्टेड किया गया। फिर वो जो है रिपील हुआ कंपनीज एक्ट 1956 से। 1913 को रिपील किया 1956 कंपनी एक्ट ने, और ये एक सबसे लैंडमार्क कह लो कि एक कंपनी लॉ के अंदर एक लैंडमार्क एक्ट था 1956, जिसमें कई प्रोविजंस ऐसी डाली गई जो ना कि सिर्फ ओनली फॉर द कंपनीज वेलफेयर बट ऑल्सो फॉर द पब्लिक एट द लार्ज। इफ यू सी, अगर हम कंपनी एक्ट को पढ़ते हैं तो हमने बार बार ये देखा है कि नो डाउट कि कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड, वी एस्टैब्लिश द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। हम जो कंपनीज एस्टैब्लिश करते हैं हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, जो बिजनेसमैन है। लेकिन अगर आप इसको एक तो ये एक साइड का आस्पेक्ट है, लेकिन आप दूसरे साइड के आस्पेक्ट को भी देखें तो कहीं ना कहीं हमने कंपनीज के लिए ऊपर भी ऑब्लिगेशन डाल रखी है कंपनीज एक्ट के अंदर कि दे हैव टू मेक एन MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो वो जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक डॉक्यूमेंट हमने उसको बनाया है ताकि जो पब्लिक है या पीपल एट द लार्ज है जो कंपनी के साथ इंटरेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं उनको भी बेनिफिट हो। तो सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि कंपनी एक्ट जो पास हुआ है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंपनीज, no doubt it's a true one, but the other aspect of this is that ki it wants a welfare of the people also। जो इंटरेस्ट है, लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको भी इसमें जो है इम्पोर्टेंस दी गई है। फिर उसके साथ साथ जो है जो मेन ऑब्जेक्ट हुआ कंपनीज एक्ट 1950 का था, इसका मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड पब्लिक एट द लार्ज। जो इन्वेस्टर्स थे, क्रेडिटर्स थे और जो पब्लिक एट द लार्ज थे, उनका जो इंटरेस्ट है उसको सेव करना, एज वेल एज गिव अ मैनेजमेंट कंपनी मैनेजमेंट को एक फ्री अथॉरिटी देना सो दैट दे कैन मेक अ डेवलपमेंट इन देयर पर्टिकुलर सेक्टर फ्रीली। जो भी एक नो डाउट एक साइड था कि वेलफेयर, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और जो पब्लिक एट लार्ज है उसका इंटरेस्ट को ध्यान रखना, और साथ ही साथ कंपनीज को इतना इनकरेज करना, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उनको जो है उनके लिए अदर रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना ताकि जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। क्योंकि हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वी वांट अ इकोनॉमिक ग्रोथ, वी वांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी तभी होगी व्हेन योर कंपनीज आइदर इट्स इन द प्राइवेट फॉर्म और इट्स अ पब्लिक कंपनी जो है जितनी ज्यादा वो ग्रोथ करेंगे। अगर आपने कभी कहीं पढ़ा भी हो इकोनॉमिक्स में, दोस्त हु हैविंग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, तो आपने भी पढ़ा भी होगा कि 1947 के बाद जो है सबसे ज्यादा जो है पब्लिक या गवर्नमेंट कंपनीज एस्टैब्लिश की गई। उसका बेसिक पर्पस यही था कि पब्लिक एट द लार्ज, पीपल एट द लार्ज जो है उनको बेनिफिट हो सके। बट धीरे धीरे वो पब्लिक जो सेक्टर्स थे कहीं ना कहीं उनमें लॉसेस में जाने के करके जो है उनका प्राइवेटाइजेशन जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इस कंपनी एक्ट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी। इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स, और जो बुक ऑफ अकाउंट्स हैं या टू डायरेक्ट द
specific auditing or investigating the affairs of a company. जो इस एक्ट 1956 के थ्रू जो मेन एक लैंडमार्क एक्ट पास हुआ, उसके थ्रू जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रहा कंपनीज के अंदर, और उसके कंपनीज के इन्वॉल्वमेंट के अलावा जो है ऑडिट का जो रूल रहा वो फॉलो किया गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है कोई भी जो बुक है, अकाउंट बुक्स है, उसको वो इंस्पेक्ट करती थी. सो अगर हम कहें कि 1956 का जो एक्ट पास हुआ, उसने ना कि पब्लिक एट द लार्ज, कंपनीज जो है उनको ध्यान में रखते हुए उसके अलोंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो है कहीं ना कहीं कंपनीज के इस्टेब्लिशमेंट में, कंपनीज के मैनेजमेंट में जो है एक लुक आफ्टर, कह लो कि एक लुक आफ्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी. फिर उसके बाद 1956 के में काफी इस पर्टिकुलर एक्ट में काफी सारी जो है डिफेक्ट्स पाए गए, एंड देयर आर सो मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन डन इन द कंपनीज एक्ट. कंपनी एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुई. 1960 में एक अमेंडमेंट आई, फिर 1962 में, 1963, 1965. ठीक है, देयर अप्रॉक्सीमेटली 14 अमेंडमेंट्स हुई, 14-15 अमेंडमेंट्स हुई 2006 तक. फिर उसके बाद जो है 2006 की अमेंडमेंट आई, 2006. देन फिर उसके बाद जो है मेनली जो है आपका जो 2013 का जो एक्ट पास किया गया, 2012 की अमेंडमेंट आई, 2006 के बाद 2012 अमेंडमेंट आई. देन फाइनली 2013 का जो है एक्ट पास किया गया, जिसके अंदर जितने भी जो कैन से कि जितने भी डिफेक्ट्स थे, जो बाकी अब पहले की जो अमेंडमेंट्स हुई थी उनके अंदर जितने भी एक लकूनास रह गए थे या कोई भी जो डिफेक्ट रह गया था, उसको कंप्लीट करते हुए जो है यहाँ पर जो है न्यू प्रोविजंस जो है जो डाली गई, या कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो फाइनली इनकॉर्पोरेटेड किया गया. इवन 2013 के बाद भी कुछ अमेंडमेंट हुई, कुछ बिल लाए गए. बेसिकली जो है 2016 में भी आया, एक बिल आया है कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2016. देन आपका 2019, 2018 में भी कुछ ना कुछ जो है एड ऑन कंपनी लॉ के अंदर किया गया है थ्रू द अमेंडमेंट. लेकिन हमारे लिए सबसे जो इस समय इम्पोर्टेंट है, दैट वी हैव टू सी द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट 2013. जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, उसका जो है बेसिक क्या उसका ऑब्जेक्ट रहा है, और उसने क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करी हैं, एंड व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ दिस एक्ट वी हैव टू सी. और सबसे पहला जो है कि द बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है, इसका बेसिक ऑब्जेक्ट जो था 2013 का, दैट इज टू इट इज वी कैन से कि 2013 एक्ट के द्वारा जो प्रोविजंस ऐड की गई, और बेसिक जो उसका था टू मेक द कंपनी लॉ सिंपल वन, टू मेक द कंपनी लॉ सिंपल वन एंड द रीजनेबल और रैशनल लेजिस्लेशन. जो कंपनीज एक्ट आया 2013, उसका बेसिक जो था, तरुण गुप्ता अपनी जो है ये आपका कैमरा है, या तो आप बेरेक ओपन कीजिए, गाड़ी में आप बैठे हैं और कैमरा ऑन करके बैठे हैं आप, ठीक है. सो उसका बेसिक पर्पस क्या था 2013 का? फर्स्ट जो मेक इट टू बी अ सिंपलियर, मेक इट टू बी अ रैशनल लेजिस्लेशन, एक चीज. दूसरा था कि इट मेक द कंपनी लॉ टू बी ग्लोबली प्रैक्टिसाइज. तो इसका बेसिक पर्पस था टू मेक इट ग्लोबलाइजेशन. जिस तरीके से हम कह रहे हैं, न्यू डेफिनेशन जो है कहीं ना कहीं इस इकोनॉमिकली सेक्टर में ग्लोबलाइजेशन वर्ड हैज बीन कम. सो दिस उसको इंडियन कंपनी लॉ को इंटरनेशनल लेवल के मेजर्स के साथ जो है करने के लिए इसके अंदर सेकंड जो है न्यू प्रोविजंस हैज बीन एडेड. It bring out the law of our country with the best global practices. Then it is the protection of the investors. जो investors हैं उनके जो protections हैं, उनके जो rights हैं, उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया इसमें. And सबसे इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट ऐड किया गया, दैट दिस पर्टिकुलर बेसिकली इस जो 2013 का जो एक्ट है, उसका बेसिक पर्पस था या बेसिक ऑब्जेक्ट जो है, दैट इज टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी, एंड जितने भी इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कोशिश की गई कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज,
or the documents which are day by day used by the company for the purpose of management, all the documents should be produced in the electronic form. जितने भी जो है उनका एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोड्यूस किए जाए, एंड दे शुड बी मैनेज, जो है उनका रिकॉर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मैनेज किया जा सके, ताकि या तो पब्लिक, इफ द पब्लिक वांट टू सी इट विल बी मेक इजियर फॉर देम। कोई भी जो है ऑनलाइन जाके जो है कंपनीज की जो है एक्टिविटीज चेक करना चाहता है, या कंपनीज में कितना कैपिटल अमाउंट कितना ऐड है, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ओवर देयर, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपनी का, क्या पर्पस है इस चीज के, पर्टिकुलर किस पर्पस के लिए कंपनी जो है एस्टैब्लिश की गई है। तो उस सिचुएशन में दिस इज कि यहाँ पर जो है कि इस कंपनीज एक्ट में जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक इलेक्ट्रॉनिक मैनेज करने के लिए जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मेन जो कहो कि मेन चेंज ले आया, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जो सबसे मेन चेंज जो 2013 लेके आया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन इज दैट इज अ 1% कंपनी। अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो मुझे बता दो, अगर आप जस्ट यू आर लिसनिंग टू मी सो। और ये जिसने क्वेश्चन पुट किया, मैम विल यू प्रोवाइड द readings? Do you have so many books are mentioned in your syllabus, so go through those books. मैं कहीं भी कुछ भी बाहर से नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ वो बुक्स ही जो बुक्स नाम लिए हैं उन्हीं को रेफर कर रही हूँ, उन्हीं को यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट चेंज जो लाया गया दैट इज अ 1% कंपनी। मैंने आपको पहले भी बताया है, कंपनीज एक्ट में हम पढ़ेंगे अभी काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में, काइंड्स ऑफ कंपनी में। तो उसमें से अगर हम कहें कि आप लोगों ने कभी 1% कंपनी वाला कंसेप्ट नहीं सुना होगा। हमें पता है कि अगर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट होनी है तो 2% आर रिक्वायर्ड, अगर पब्लिक कंपनी स्टार्ट होनी है 5% आर मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन 1% कंपनी में 1% जो है ही इज अ डायरेक्टर, ही इज अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कंपनी, और एक पर्सन जो है कंपनीज एक्ट 2013 में 1% कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटर हो सकती है, और द कंसेप्ट ऑफ 1% कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द एक्ट 2013। फिर उसके बाद सेक्शन 2, जो सेक्शन 2 है कंपनीज एक्ट का, उसके अंदर मोर देन 30 न्यू डेफिनेशन जो है इसमें एड ऑन की गई, along with the uniform financial year from 1st April to 31st March for all the companies. Financial जो years था, see आप 1% ऐड करने का हमें जरूरत क्यों पड़ा? एक क्वेश्चन रेज किया है कि हमें 1% कंपनी ऐड करने का बेनिफिट क्या? देखो, एक अगर आप एक बेसिक ऑब्जेक्ट मान के चलो कि कहीं ना कहीं हमारा कंपनी लॉ का मेन पर्पस क्या है, व्हाट वी वांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब 1% हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट कैसे होगी? अगर आपका प्रोडक्शन है कंपनी का वो प्रॉपर्ली चल रहा है, मार्केट में गुड्स सही तरीके से सप्लाई हो रही है, इन्वेस्टर हैं प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे फ्लो ऑफ मनी, मार्केट में फ्लो ऑफ मनी जो है होती रहनी चाहिए। लेकिन अगर आपका प्राइवेट पर्सन कर रहा है, ठीक है, पब्लिक कंपनी, हमने गवर्नमेंट कंपनी जो है वो ऑलरेडी हमने देखा कि 5 ईयर प्लान के अंदर हमने पब्लिक कंपनी स्टैब्लिश करी, गवर्नमेंट कंपनीज हमने स्टैब्लिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लॉसेस में गई तो हमने उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1% बनाने का मेन पर्पस ये टू मेक इट ईजियर फॉर द कॉमन पर्सन, एक आम इंसान के लिए उसको इजियर बनाना, ताकि वो अपना खुद का एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर सके। अगर वो खुद का अपना कहीं ना कहीं अगर उसको कंपनीज एक्ट में उसको एक बेनिफिट मिलता है, देखो एक फर्म अगर, नो डाउट आप मुझसे कह सकते हो कि मैम एक पार्टनरशिप फर्म भी तो बना सकता है अगर उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, कंपनी क्यों? तो पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हो आप 1932, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें उसको इतनी लिबर्टी या प्रिविलेज नहीं दी हुई है, लेकिन जितना जो है कि लिबर्टी उसको जो है या प्रिविलेज जो है उसको प्रोवाइड की गई है कंपनीज एक्ट में, ठीक है। कंपनी एक्ट में उसको जितनी लायबिलिटीज, कितनी राइट्स
जो है उसको जितनी प्रिविलेज दी गई। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कोशिश ये की जा रही है कि 1% कंपनी को वी कैन से कि उसको प्रमोट करके कि एक तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, एक जो कॉमन पर्सन है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी जो है एक स्ट्रीम के अंदर हो सके। सो दिस इज अ बेसिक देयर पर्पस। फिर उसके साथ इन्होंने एक कॉमन यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर रखा। देन जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके ऊपर थोड़ा सा इस पर्टिकुलर एक्ट में चेक रखा गया, और वो चेक था रिलेटेड टू द मेंबर्स कि प्राइवेट कंपनी में जितने भी मेंबर्स होंगे कम से कम 200 मेंबर्स, मैक्सिमम जो नंबर्स है दैट इज 200 मेंबर्स जो है प्राइवेट कंपनी में होंगे। फिर उसके साथ जो सबसे मैं बार बार इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रखा गया कंसेप्ट दैट इज एमओए का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, जिसको हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, जो आपके यूनिट 3 के अंदर है। टॉपिक 3 में आपके हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया गया कि एमओए का क्या फीचर है। और क्योंकि मेरे को एमओए को पहले मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि जब भी आप फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, किसी भी कंपनी को आप फॉर्मेट करेंगे या किसी भी कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे कंपनी एक्ट में, तो आपको एमओए को देना बहुत जरूरी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इस्टेब्लिश करना, उसको ड्राफ्ट करना कैसे करना है, उसका बनना बहुत जरूरी है। अदरवाइज उसके बिना जो है कंपनी आगे चल ही नहीं सकती। तो यहाँ पर कि एमओए को बनाया गया, दिस इज द मेन कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना ही इज द मस्ट। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो कोई भी कंपनी जो है वो 2013 के उसमें जो है एक्ट के थ्रू जो है वो उसको रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। देन फिर उसके अंदर इसी एक्ट में जो है कि दैट इज ऑल द कंपनीज जो है, जितनी भी कंपनीज हैं, दोज हु आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट 2013, दे हैव टू बी फाइल द रिटर्न्स, दे हैव टू फाइल द रिटर्न, जितनी भी उनकी जो भी रिटर्न्स बनती हैं इनकम टैक्स की, दिस कंपनीज हैज टू बी फाइल्ड। देन इसके साथ साथ इन्होंने एक और जो चीज का इंपॉर्टेंट रखा दैट इज एनुअल जर्नल मीटिंग। 2013 में जो है एक और ऐड ऑन किया दैट इज एनुअल जर्नल मीटिंग, जो मैंने आपको शायद पहले भी डिस्कस किया गया है कि एनुअली जितनी जो मीटिंग होनी है, दिस इज अ मस्ट। कंपनी को जो है एनुअल जनरल मीटिंग करना कंपनी के लिए एक ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी है कि वो उस मीटिंग को करेगी। और जो भी उस मीटिंग के, मैंने शायद हमने पहले भी डिस्कस किया कि जितने भी मिनट्स हैं या जितने भी हैं उसको रिकॉर्ड किए जाएंगे, उसका जो भी डिसीजन लेगी मीटिंग के उसको रिकॉर्ड करेगी, एंड दे हैव टू इन्फॉर्म ऑल दिस थिंग्स अबाउट टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को जो है जो जहां पर आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हो उसको आप दोगे। उसके साथ साथ 2013 में एक और ऐड किया दैट इज बुक ऑफ अकाउंट्स। जो कंपनीज की अकाउंट्स की बुक है, दे शुड बी केप्ट इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कंपनीज की जितनी भी बुक्स हैं, दे शुड बी केप्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। Then along with this, in this new particular act, it is mandatory that there shall be at least one director. कंपनी के अंदर कम से कम, अगर कंपनी के अंदर जो है जो भी कंपनी स्टैब्लिश हो रही है, that they should have at least one woman director. हर एक कंपनी के जो भी कंपनी जो 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो रही है, अगर उसके कोई मेंबर जो है अगर वुमेन है तो उसके ये एक ऑब्लिगेशन डाली गई, मैंडेटरी डाला गया है कि एक वन वुमेन जो है वो एटलीस्ट जो है वो डायरेक्टर होनी चाहिए। इसके साथ साथ दे हैव आल्सो एडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जो है जो डायरेक्टर्स के जो नंबर हैं, दे कैन बी रेज फ्रॉम 12 to 15, 12 से 15 तक जो है डायरेक्टर्स जो है वो जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं कंपनी के अंदर। उसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज ऐड किया कि जैसे ही दिस ऑडिटर सर्टिफिकेट जो है ईयरली, जो हमने कहा है कि कंपनी की ऑडिटिंग होगी, अकाउंट चेकिंग होगी, रिटर्न्स दिए जाएंगे, मीटिंग्स होंगी, ये सारे के सारे जितनी भी डिटेल्स हैं दे हैव टू बी प्रोवाइडेड टू द रजिस्ट्रार। इनको रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। और रजिस्ट्रार जो भी ऑडिट होगा, यानी कि जो भी ऑडिट होगा ईयरली, जो भी ऑडिट होता है कंपनी का, दैट इज अ मैंडेटरी वन। और दैट ऑडिट, उस ऑडिट का जो सर्टिफिकेट है दैट शुड बी प्रोवाइडेड, दैट शुड बी विद द कंपनी। ठीक है। फिर इसके साथ साथ along with this, अगर आपके पास योर बेयर एक्ट, अपना बेयर एक्ट ओपन कीजिए और डेफिनेशन क्लॉज में आइए प्लीज। Those who having your bear act, please open your bear act.
ब्रेक में आइए प्लीज. इफ यू सी सेक्शन 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 को अगर आप देखते हैं तो वहां पर 1% कंपनी का जो है मीनिंग दिया हुआ है. दे आर नॉट डिफाइनिंग, दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड डिफाइन ओवर देयर. यहाँ पर सिर्फ मीन किया गया दैट वन कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंपनीज एक्ट. फिर उसके बाद इफ यू सी कि जो सेकंड इंपॉर्टेंट इसमें फीचर जो ऐड ऑन किया गया, जो हमने अभी ऑलरेडी बात कर लिया है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को डाला गया. इसमें जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे 12 से लेकर 15 तक ऐड ऑन हो सकते हैं. फिर हमने वुमेन डायरेक्टर के बारे में बात करी गई कि एटलीस्ट वन वुमेन शुड बी द वन वुमेन शुड बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. फिर इसके साथ सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 इसमें ऐड ऑन किया गया. सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 जिसमें रेजिडेंट डायरेक्टर के बारे में बात किया गया. रेजिडेंट डायरेक्टर बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई कंपनी जो है रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या है, दैट एटलीस्ट वन डायरेक्टर must stay in the company for a total period of not less than 182 days in the previous calendar year. यानी यहाँ पर लिखा कि अगर कोई भी जो है कंपनी कोई भी पर्सन कोई भी कंपनी जिस पर्सन को डायरेक्टर बनाना चाहती है, वो पर्सन डायरेक्टर कंपनी में तभी बनेगा कि ही मस्ट लिव इन द इंडिया और स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज. कम से कम उसने जो है 182 डेज का जो है वो इंडिया में रहा हो. अलॉन्ग विद दिस इसमें सेक्शन 166 ऐड ऑन किया गया. सेक्शन 166 ऐड ऑन किया गया जिसमें फर्स्ट टाइम जो ड्यूटीज है डायरेक्टर की वो डिस्क्राइब की गई है. सेक्शन 166 में जो ड्यूटीज हैं डायरेक्टर्स की वो डिस्कस की गई हैं. फिर इसके साथ साथ सेक्शन 203 जो है इसमें ऐड किया गया और इसमें 230 में डिस्क्राइब किया गया कि देयर विल बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज देयर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विल बी देयर. देन अगर उसके साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी शुड बी देयर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शुड बी देयर. तो कंपनीज की जो हायरार्की है उसके बारे में थोड़ा सा इसमें जो है 2003 में इन्होंने बताया कि कंपनीज के अलोंग डायरेक्टर्स जो है कंपनी के अंदर कौन कौन हो सकते हैं. मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शुड बी देयर. फिर उसके साथ साथ इसमें सेक्शन 188 ऐड ऑन किया गया जिसके अंदर जो है बेसिकली पेड अप कैपिटल जो है कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना होगा उसके बारे में बताया गया. इसमें पेड अप कैपिटल के बारे में बताया गया और साथ साथ इसमें और एक चीज इसमें ऐड ऑन की गई सेक्शन 188 में कि अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल आप बढ़ाना चाहते हैं या उसके अंदर कोई और जो है चेंजेस लेके आना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में जो है आप जो है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू मीटिंग्स के अंदर जो है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू जो है आप जो है कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है उसको बढ़ा सकते हैं. फिर इसके साथ साथ जो है सेक्शन 245 इसमें ऐड ऑन किया गया. बेसिकली इसमें जो है 245 में क्लास एक्शन सूट के बारे में डिस्कस किया गया. इसमें जो है क्लास एक्शन सूट्स के बारे में डिस्कस किया गया सेक्शन 245 में और इसमें जो है इन्वेस्टर को पावर दिया गया कि ही कैन मूव टू द कोर्ट
वो जो है कोर्ट के अंदर जा सकता है एंड ही कैन टेक अ क्लास एक्शन। ही कैन टेक, मतलब जितने भी लोग हैं कंपनी के, जितने भी लोग हैं उनके अगेंस्ट या तो कंपनी के नाम पे केस फाइल कर सकता है, या इंडिविजुअली जो है वो सबको जो है केस के अंदर जो है पार्टीज बना के, जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी डायरेक्टर्स हैं या जितने भी फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, सबको इंडिविजुअली जो है वो जाके जो है उनको जो है पार्टीज टू द केस बना सकता है। अगर इन द केस इफ ही फाइंड, अगर उसको लगता है कि द कंपनीज हैज कमिटिंग सम काइंड ऑफ फ्रॉड या जो है कंपनी कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोई जो डेट्रीमेंटल करने जा रही है इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स, जितने भी मेंबर्स हैं वो कंपनी के इंटरेस्ट में या जो शेयर होल्डर्स के जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट कोई काम करने जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में इट इज राइट गिवन टू द इन्वेस्टर दैट ही कैन मेक अ क्लास एक्शन सूट ऑल्सो। ठीक है, फिर इसके साथ साथ इसमें सेक्शन 195 ऐड किया गया, 195 एड ऑन किया गया, विच इज अ मेन फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका गया। इसमें जो है इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका गया। इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब है? द मीन इज इनसाइडर ट्रेडिंग कि आप जो भी है मेंबर्स आपस में इंस्टेंट ऑफ कि तू मैं शेयर खरीद लेता हूँ या थ्रू करता हूँ, वो दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन अगर कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स या जो मेन प्रमोटर्स हैं कंपनी के, अगर वो कंपनी के इंटरेस्ट को डिफ्रॉड करने के लिए या जो कोई आउटसाइडर है, शेयर होल्डर्स है, अगर उनके इंटरेस्ट को डिफ्रॉड करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं एक दूसरे को, या किसी तरीके की इनसाइड ट्रेडिंग करते हैं, तो उस सिचुएशन में दैट इज प्रोहिबिटेड, दे विल नॉट बी अलाउ। लेकिन हाँ, अगर वो कंपनी के इंटरेस्ट में कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट, फॉर द प्रमोटिंग द कहीं ना कहीं जो है शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट में कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में दे विल बी अलाउ। अलॉन्ग विद दिस सेक्शन 447 हैज बीन एडेड in this, इसके अंदर सेक्शन 447 ऐड किया गया, और इसमें जो है इसमें किया गया कि अगर कोई भी डायरेक्टर या कोई भी मेंबर या कोई भी पर्सन, दोज हु आर इन्वॉल्व विद द कंपनी, इफ ही कमिटेड एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, चाहे वो कंपनी के साथ, अगर वो मेंबर है कंपनी का और फिर भी वो कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा है, या जो those who are not the members of the company, those who are outside from the कंपनी से बाहर के लोग हैं, अगर उनके साथ किसी भी तरीके का वो फ्रॉड कमिट करता है, then the punishment will be provided, और जो पनिशमेंट होगी that is not less than month but which may extend to the 10 years। जो एक साल मिनिमम जो पनिशमेंट की जाएगी, कितनी दी जाएगी? एक साल की, एक मंथ की, और जो एक्सटेंड कर दी जाएगी 10 years की। उसके साथ साथ जो है that is fine should also be imposed। ठीक है, फिर उसके एक और जो न्यू फीचर इसमें ऐड ऑन किया गया, that is section 408 and section 410, जो एक अगेन न्यू इंपॉर्टेंट फीचर है एक्ट 2013 का। सेक्शन 408 एंड 410 है वो इसमें ऐड ऑन किया गया। इसमें ऐड ऑन किया गया, और 408 में जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल्स आर एस्टैब्लिश और क्रिएटेड। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली, द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाय गिविंग अ नोटिफिकेशन, दे कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल्स एंड द ट्रिब्यूनल्स आर नेम्ड एज अ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स। कोई भी जो मैटर है कंपनी का, आप डायरेक्टली कोर्ट में ले जाने की बजाय, कोई भी मैटर है, सबसे पहले आप जो है जो ट्रिब्यूनल्स बनी हुई है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स बनी हुई है, आप पहले वहां मैटर लेके जाएंगे। देन इफ यू आर गो फॉर एन अपील, जो सेक्शन 410 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर इफ यू वांट टू गो फॉर एन अपील, देन यू हैव टू गो टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अलॉन्ग विद दिस स्पीडी ट्रायल को भी इसमें ध्यान रखा गया। स्पेशल कोर्ट्स भी 2013 के अंदर बनाई गई हैं, जिसमें ये ध्यान रखा गया, दैट इज टू प्रोवाइड अ स्पीडी ट्रायल
कोई भी जो ऑफेंस है या कोई भी इस तरीके का कोई भी रॉन्ग कमिटेड होता है बाय द कंपनी और अगेंस्ट द कंपनी, तो उस सिचुएशन में जो है स्पीडी ट्रायल का कंसेप्ट रखा गया. देन so this is the important features which is provided under the we can say कि 2000 एक्ट के अंदर जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है डाले गए, और जिसमें से मैंने आपको पहले डिस्कस कर रखा है कि 1% कंपनी का जो मेन फीचर है वो उसमें डाला गया, और उसके साथ साथ जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ऑडिट का जो कंसेप्ट है वो इसमें ऐड ऑन किया गया, जनरल मीटिंग का ऐड ऑन किया गया, और जनरल मीटिंग का ऐड ऑन किया गया. देन द रोल ऑफ द रजिस्ट्रार का जो है इसमें किया गया. उसके साथ साथ जो है एक वुमेन जो है, एक वुमेन एटलीस्ट वन वुमेन शुड बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. इस जो है इस कंसेप्ट को ऐड ऑन किया गया. फिर अगर आप सेक्शन 408 को देखते हो, इफ यू सी द सेक्शन 408, प्लीज ओपन सेक्शन 408. ट्रिब्यूनल्स को जो है इन्होंने ऐड ऑन किया है. कि बेयर लैंग्वेज को पढ़ते हो तो लिख, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन effect from such date as may be prescribed specified, therefore a tribunal to be known as National Company Law Tribunal consists of president. अब ट्रिब्यूनल किस से कंसिस्ट की जाएगी? इट इज कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड सच नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स. President and such number of judicial and technical members as the central government may be deemed necessary to be appointed by it by notification to exercise and discharge such powers and function as are may be conferred on it or by under this act or any other law for the time being. तो सेक्शन 408 को अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें क्लियरली दे हैव डिस्कस कि जो भी ट्रिब्यूनल होगी उसका जो मेन जो हेड होगा जो है मेन जो बनेगा दैट इज द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के साथ साथ जो अदर होंगे देयर शुड बी द जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स, जो जुडिशरी या जिनको दोज हु हैविंग अ लॉ नॉलेज, जिनको लॉ की नॉलेज है वो, या जो टेक्निकल मेंबर्स हैं दोज हु आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर जो ट्रिब्यूनल के मेंबर होंगे. एंड द पावर एंड द फंक्शंस दे विल गॉट अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. फिर along with this अगर आप 409 देखते हैं that is discussing about the qualification of president and members of the tribunals. तो यहाँ लिखता है the president shall be a person who has been a judge of high court for 5 years. अगर कोई भी person जिसको आप president बना रहे हैं, that president shall be a person who is or has been a judge of a high court. यानी the person should be a high court judge for a 5 year. A person shall not be qualified for appointment as a judicial member unless he is. A person shall not be qualified for appointment as a judicial member unless he is or has been a judge of high court, or he is or has been a district for at least 5 years, or has been at least 10 years been an advocate of a court. So the person become a judicial member. एक तो प्रेसिडेंट की इन्होंने क्वालिफिकेशन बता दी है कि द पर्सन शुड बी अ जज एटलीस्ट फॉर 5 years. अलॉन्ग विद मेंबर, जुडिशियल मेंबर्स जो होंगे उनके बारे में इन्होंने बताया है कि द पर्सन हु इज नॉट, अगर उसकी ये क्वालिफिकेशन नहीं होगी, मींस द पर्सन शुड बी द जज ऑफ द हाई कोर्ट, ही शुड बी द डिस्ट्रिक्ट जज फॉर a 5 year, और ही शुड हैव एटलीस्ट 10 year प्रैक्टिस इन द कोर्ट. अगर उसकी 10 साल की प्रैक्टिस है कोर्ट में, देन ही विल बी बिकम अ जुडिशियल मेंबर. ठीक है. फिर उसके बाद अगर आप इसका सबसेक्शन 3 देखते हैं तो सबसेक्शन 3 कहता है पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टेक्निकल मेंबर. अगेन कि अगर जिसको भी टेक्निकल मेंबर बनना है तो ही और शी जो भी है मस्ट हैव एटलीस्ट 15 year बीइंग अ मेंबर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज ऑफ इंडियन लीगल सर्विसेज, and
has been holding the rank of secretary and additional secretary to the government of India, or is or has been practiced as a chartered accountant for at least 15 years. अगर जो पर्सन जो है जिसको टेक्निकल मेंबर बनाना है ट्रिब्यूनल में, दैट पर्सन शुड बी अ मेंबर, वो कम से कम 15 साल तक मेंबर रहे, किसमें, या तो इंडियन लीगल सर्विस में या इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में. Along with this, he should be practicing chartered accountant. जो टेक्निकल हमने बात करी है कि ट्रिब्यूनल में देयर शुड बी द प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर्स इज देयर एंड देयर द टेक्निकल मेंबर्स आर देयर. तो अगर टेक्निकल मेंबर है तो उस सिचुएशन में दैट शुड बी एटलीस्ट प्रैक्टिस 15 ईयर्स, कम से कम 15 साल तक वो प्रैक्टिस करेगा, किसकी, चार्टर अकाउंटेंट का प्रैक्टिस करता हो. एंड प्रैक्टिस एज एन कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर एटलीस्ट 15 ईयर. Then he should be a company, or he should be practice as a company secretary for at least 15 years, or is a person proven ability or integrity and standing, having special knowledge and professional experience for not less than 15 years in industrial finance, industrial management, and industrial reconstruction, investment and accountancy, or is or has been for at least 5 years a presiding officer of a labor court, tribunal or national tribunal constituted under Indian Industrial Tribunal Disputes Act. So अगर हमने यहाँ जो बात करी है कि जो हमने मेन फीचर डिस्कस किया है 2013 का, दैट इज द नेशनल ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो हमें डिस्कस किया गया है, that is provided under section 408 में बताया. then 408 में बताया कि 409 में डिस्कस इन्होंने किया है कि जो भी उसके मेंबर्स होंगे, और दैट इज इट शुड बी प्रेसिडेड बाय द प्रेसिडेंट होगा, वो 5 ईयर का ही और शी शुड बी जज टू द जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ 5 ईयर एटलीस्ट, कम से कम. फिर इन्होंने साथ में जो है जुडिशियल मेंबर के बारे में बात की है. हु विल बी द जुडिशियल मेंबर्स इन द ट्रिब्यूनल? दे मस्ट बी द जज ऑफ द हाई कोर्ट, or they must be a judge of district court, but at least for 5 years. And the advocate can be a member of judicial member. He can be a judicial member, advocate also, but he should having a practice of 10 years. उसके बाद 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए. फिर उन्होंने इसके बाद में साथ में इन्होंने टेक्निकल मेंबर्स के बारे में बात की है. टेक्निकल मेंबर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने डिस्कस की. अगर आप सब में देखो तो सब में कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है. आइदर यू आर अ चार्टर अकाउंटेंट, आइदर यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, और द कोस्ट अकाउंटिंग, और यू आर प्रैक्टिसिंग द कोस्ट अकाउंटिंग, और यू आर इन द लीगल इंडियन लीगल सर्विसेज में है, या यू आर अ मेंबर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज में है, और या यू आर फिर इन्होंने, और यू हैविंग सम पर्सनल एक्सपीरियंस, और यू हैव सम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, या अकाउंटिंग में, या इन्वेस्टमेंट में अगर आपके पास है तो यू मस्ट हैव सम एटलीस्ट 15 years एक्सपीरियंस. फिर उसके साथ साथ इन्होंने इस बारे में बात किया गया कि इफ यू आर जो है, इफ यू आर द ऑफिसर ऑफ द लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल के आप जो है ऑफिसर है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर, देन यू मस्ट एटलीस्ट हैव अ 5 year एक्सपीरियंस. फिर उसके साथ अगर आप सेक्शन 410 देखते हैं तो सेक्शन 410 जो है अपीलेंट ट्रिब्यूनल के बारे में बात किया करा है, अगेन विच इज अ वेरी मेन फीचर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनी 2013 का मेन फीचर है, और इसमें जो बात किया गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन, इसमें अपीलेंट ट्रिब्यूनल के बारे में क्या है, the central government shall by notification constitute with effect from such date as may be specified therein an appellant tribunal to be known as National Company Law Appellant Tribunal. ठीक है, by the notification जिस दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट, the authority has been given to the सेंट्रल गवर्नमेंट, that सेंट्रल गवर्नमेंट जो है by notification जो है बना सकती है किसी भी पर्टिकुलर डेट पे appellant tribunal, and that particular appellant tribunal is known as National Company Law Appellant Tribunal. और ये जो आपकी नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल होगी, दैट इज कंस्टिट्यूट ऑफ चेयरपर्सन. वहां पर जो आपकी ट्रिब्यूनल थी कंपनी, आपकी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कौन प्रिजाइडिंग ऑफिसर? प्रेसिडेंट. लेकिन यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है? चेयरपर्सन. तो यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड सच मेंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर not exceeding 11 as a central government may deem for hearing
applicant. So जो member consisting member होंगे that should be at least for जितने भी members हैं they should not exceeding 11 years. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई है इसमें. फिर उसके बाद लिखा है इस उन्होंने, अगर आप इसका एक क्लॉज देखते हो, द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल और द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट एनी डायरेक्शन फॉर हेयरिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल they discuss about the duties of the tribunals. जो appellant tribunal है उसकी क्या authority है, क्या power है. The power is they have to hear against the appeal. They have to hear the appeal against the order of the tribunal or against the National Financial Reporting Authority. या तो ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी जो बनाई गई है, नेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटी बनाई गई है अंडर दिस एक्ट, उनके अगेंस्ट, अगर उनके ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी अपील लाइक करता है तो उस सिचुएशन में जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसकी अथॉरिटी बनती है. अलॉन्ग विद इसमें क्या है कि एनी डायरेक्शन, डिसीजन एंड ऑर्डर रेफर टू इन सेक्शन 53N of the Companies Act 2002 in accordance with the provision of this act. इसको इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं, सिंपल. सो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि 408, 409 एंड 410 ये जितने भी डील कर रहे हैं ये हमारे नेशनल कंपनी लॉ जो ट्रिब्यूनल है उसको डिस्कस कर रहा है. फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन को डिस्कस कर रहा है. देन उसमें डिस्कस किया गया अपीलेट ट्रिब्यूनल को. अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है आपकी बनेगी चेयरपर्सन के साथ साथ चेयरपर्सन होगा अलॉन्ग विद द जुडिशियल मेंबर्स आर देयर एंड द टेक्निकल मेंबर्स आर देयर. फिर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बन रही है उसका मेन पर्पस क्या है कि कोई भी ऑर्डर जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो अथॉरिटी है, अगर उसने किसी तरीके का कोई भी जो ऑर्डर जो है उसके ऑर्डर के अगेंस्ट जो है आप मैटर कहाँ लेके जा सकते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल में. ठीक है. फिर अगर आप 411 देखते हैं आप, तो 411 में भी दे हैव डिस्कस द क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरपर्सन, एंड मेंबर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल. तो यहाँ पर कह रहा है कि द चेयरपर्सन शैल बी अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसका चेयरपर्सन कौन होगा? There shall be a person who is or has been a judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court. तो यहाँ पर जो है कंपनी लॉ का जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसका चेयरपर्सन who will be the person should be the judge of the Supreme Court or the Chief Justice of the High Court. And the judicial member shall be a person who is or has been a judge of the High Court. अब जुडिशियल मेंबर्स के बारे में बात की जा रही है. Shall be a person who is or has been a judge of a high court or is a judicial member of tribunal for 5 years. Then they are talking about the technical member shall be a person of proven ability, integrity and standing, having a special knowledge and the professional experience of not less than 25 years in industrial finance and industrial management and industrial reconstruction and investment and accountancy. तो यहाँ पर जुडिशियल मेंबर्स के बारे में इन्होंने बेसिकली, अगर आप इसको उसके साथ ट्रिब्यूनल के साथ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने किसी भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को अलाउ नहीं किया, इन्होंने किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अलाउ नहीं किया है. यहाँ पर इन्होंने सिर्फ जुडिशियल मेंबर के लिए उन्होंने सिंपलीफाई लिख दिया है कि द पर्सन शुड बी द जज ऑफ द हाई कोर्ट और द जुडिशियल मेंबर ऑफ अ ट्रिब्यूनल फॉर 5 ईयर. यानी कि या तो वो मेंबर हो ट्रिब्यूनल का कम से कम 5 साल के लिए या फिर वो जज हो हाई कोर्ट का एटलीस्ट फॉर द 5 ईयर के लिए. अलॉन्ग विद दिस इन्होंने यहाँ पर जो है जितने भी टेक्निकल मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर आप यहाँ देखो तो दे शुड हैव द स्पेशल नॉलेज एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नॉट लेस देन 25 ईयर्स. कम से कम अब यहाँ से इन्होंने 15 साल के एक्सपीरियंस को बढ़ा के इन्होंने 25 ईयर का एक्सपीरियंस को इन्होंने ऐड ऑन किया है कि अगर द पर्सन हु वांट टू बी become a member, a technical member, those who are the technical members of the appellant body over there, जो appellant tribunal है अगर उसके वो members है, technical member हैं, तो they must have at least experience of 25 years. They must have a special knowledge or professional experience more than not less than 25 years in the case in the areas of industrial financing or industrial management or industrial reconstruction, investment and accounting में. देन उसके साथ साथ अगर आप 412 को भी अगर हम देखते हैं तो इन्होंने एक इसमें किया है द सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स
सिलेक्शन जो है मेंबर्स, जो ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स हैं या अपने ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स हैं, हु विल डू, they said that the president of the tribunal and the chairperson of a judicial member of appellate tribunal shall be appointed after consultation with the chief justice of India. यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जितने भी या तो प्रेसिडेंट है ट्रिब्यूनल का या चेयरपर्सन है या स्पेशली अगर प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल का नेशनल कंपनी जो लॉ ट्रिब्यूनल है उसका प्रेसिडेंट और जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल है उसका चेयरपर्सन, उसके जुडिशियल मेंबर्स जो हैं जितने भी अपीलेंट ट्रिब्यूनल के हैं, दे शैल बी अपॉइंटेड आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रिब्यूनल शैल बी, यहाँ शैल वर्ड लिखा है, मे नहीं लिखा है यहाँ पर शैल बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, जो है वो भी जो है सिलेक्शन कमेटी के द्वारा ही कंसिस्टेड होगा। और सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बिकम अ मेंबर, और सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पर जितने भी हैं दे सिलेक्टिंग कमिटीज के दे मेंबर एंड दे विल इक्वली वोट। अगर चेयरपर्सन को है, अगर चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट के लिए लिखा है तो चेयरपर्सन शैल हैव बीन कास्टिंग वोट। तो यहाँ पर जो है इक्वली जो है यहाँ पर इक्वल वोट्स के थ्रू, यहाँ पर कोई रेशो नहीं बताया इन्होंने कि 2/1 का रेशो होगा या 2/3 का रेशो होगा, इन्होंने इक्वल वोट्स के थ्रू ही, मतलब यानी कि जिसको सबसे ज्यादा जो है मेजॉरिटी में चुना जाएगा, जिसको अपॉइंट किया जाएगा, चाहे चीफ जस्टिस के द्वारा, चाहे सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हों, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मेंबर्स हों, सेक्रेटरी हों या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, अगर ये इक्वली एग्री होंगे किसी पर्सन के अपॉइंटमेंट को लेकर कि ही दैट पर्टिकुलर टेक्निकल पर्सन शुड बी बिकम अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल, तब ही उसको जो है अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज ऐसा यहाँ पर कोई 2/1 का रेशो या 1/3 का रेशो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पर इक्वल वोटिंग का इन्होंने प्रोविजन डाला हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द मेन फीचर ऑफ द जो है कि हम कह सकते हैं इसको कि ये एक मेन फीचर जो है 2013 का है। अलॉन्ग विद दिस मैं आपको 413 और 414 जो है ये भी कराना चाहूंगी क्योंकि ये आगे हमारे सिलेबस में भी है। अगर ट्रिब्यूनल्स का अगर आप देखो तो ये जो है आपका अपीलेंट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो है आपका है ये टॉपिक एडजुडिकरी बॉडी में। टॉपिक 10 में आपका ये आ जाता है। टॉपिक जो 10 है उसमें ये आपको ये सारे प्रोविजन हमें टॉपिक 10 में डिस्कस करने थे, लेकिन हमने ये साथ साथ में फीचर्स के साथ भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके टॉपिक 10 को भी कवर कर रहा है साथ में। तो अगर आप 413 देखते हैं, सेक्शन 413, तो सेक्शन 413 जो बोल रहा है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स। तो यहाँ पर जो भी प्रेसिडेंट है या चेयरपर्सन, यानी सिंपल सी बात जो है जो भी ट्रिब्यूनल्स के जितने भी मेंबर्स हैं या अपीलेट ट्रिब्यूनल के जितने भी मेंबर्स हैं, उनका ऑफिस कितने साल के लिए वो होल्ड देंगे, कितने साल के लिए वो मेंबर बने रहेंगे, कितने साल के लिए वो प्रेसिडेंट बनेंगे लिए, दिस इज डिस्कस अंडर सेक्शन 413 एंड इसमें लिखा है द प्रेसिडेंट and the every other member of the tribunal shall hold the office as such for the term of 5 years, कम से कम 5 years from the date on which he enters upon his office, but shall be eligible for reappointment of another term of 5 years. तो यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट या कोई भी जो भी एवरी मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल है, they hold the office at least for the purpose of 5 years, और 5 years के बाद भी उनकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। देन उसके बाद लिखा है, अगर आप सबसेक्शन 2 देखते हैं इसका, अ मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल होल्ड द ऑफिस, द मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल shall hold office as such until he attains, in the case of president, at least the age of 67 years. president की एज कितनी दी है रिटायरमेंट की? 67 ईयर, और इन द केस ऑफ अदर मेंबर्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप सबसेक्शन 3 पे आते हो, प्रोवाइजो को छोड़ दो अभी के लिए फिलहाल, अगर सबसेक्शन 3 पे आते हो, द चेयरपर्सन
The chairperson and the member of appellate tribunal shall not hold the office as such for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office, but shall be eligible for reappointment for another term of 5 years. The chairperson or the member of the appellate tribunal shall hold office as such for the term of 5 years from the date on which he enters upon his office, but shall be eligible for reappointment for another 5 years. ठीक है, तो मिनिमम इनका टेन्योर पीरियड कितना है, 5 साल का, लेकिन 5 साल के बाद ही इनका जो है रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने लिखा द मेंबर ऑफ द अपील ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस until he attain in the case of chairperson। अब यहाँ पर जो appellant जो ट्रिब्यूनल है उसके जो मेंबर्स हैं वो कब तक होल्ड कर सकते हैं ऑफिस, एटलीस्ट द चेयर तो उसको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। अगर नहीं हुआ है तो उस सिचुएशन में क्या है, इनकी रीअपॉइंटमेंट जो है 5 साल तो वो हो और अदर मेंबर्स के लिए 67 इयर्स है। अगर उनका ये एज रहता है, अगर वो इससे क्रॉस कर गए तो उस सिचुएशन में उनकी रीअपॉइंटमेंट जो है, जैसे हमें कहा रीअपॉइंटमेंट फॉर अनदर 5 इयर्स जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम 114 देखते हैं हम, तो 114 जो है डिस्कस अबाउट देयर सैलरी जो है अलाउंसेस के बारे में बात, एंड देयर सैलरी एंड अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस the member of the tribunal and the appellate tribunal shall be such as may be prescribed, provided that neither the allowances nor condition of the service of members shall be varied to their disadvantage after their appointment। तो यहाँ पर जो है सैलरी जो भी है या कोई भी है सैलरी होगी या कोई भी अलाउंसेस होंगे, they will be provided according to the notification of the center of the government। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप 415 देखते हैं तो 415 बता रहा है कि अगर इन द केस ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है या एक्टिंग चेयरपर्सन है, अगर डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में, या अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो है कि उस सिचुएशन में जो सीट वैकेट हो जाएगी उसको कैसे फिल किया जाएगा। ये जो आपका टॉपिक 1 है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो आपका टॉपिक 1 है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, और मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो इसी में से आएंगे आपके मोस्टली। ठीक है, तो हमें वी शुड नॉट इग्नोर इट। और जो आपके केसमेट है, बेसिकली इसमें जो आपके 12 मेरे ख्याल से 12 केसेस दिए हैं आपके केसमेट में, और ये जो केसेस हैं हमें इनको गो थ्रू करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कल आपके साथ मेरी क्लास है तो प्लीज ब्रिंग योर केसमेट टुमारो। कल अपने केसमेट जरूर लेके आना, क्योंकि मैं कल आपको केसमेट स्टार्ट करा दूंगी, क्योंकि वी ऑलरेडी डन विद द हिस्ट्री ऑफ द दिस कंपनीज एक्ट, फिर नेचर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस वी हैव डन, देन वी हैव डन डिफरेंस इन कंपनी लॉ एंड पार्टनरशिप फॉर्म में हमने कर दिया है। अभी हमने प्रोविजन जो है 2013 वो भी डिस्कस कर ली है। बस थोड़ा सा हमारा पार्ट जो रह गया, दैट इज वी हैव टू डिस्कस विद द कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2016 को हमने डिस्कस करना है। इट इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, दो इट इज इम्पोर्टेंट बट इट इज नॉट वेरी लेंथी फॉर अस। तो लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें डिस्कस करना है, कल का टॉपिक जो होगा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होगा, दैट इज द थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी वाली जो कंसेप्ट है उसको कल हमने डिस्कस करना है। उसके साथ साथ हमने ये डिस्कस करना है कि कैन अ कंपनी बी कंसीडर टू बी अ सिटीजन, क्या कंपनी को एक सिटीजन माना जा सकता है अंडर द कंपनी एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है सेक्शन आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर क्या कंपनी इज कंसीडर टू बी सिटीजन, तो ये हम सब कल देखेंगे। तो प्लीज कल ब्रिंग योर केसमेट ऑल्सो। आज के लिए इतना ही काफी है।
किसी ने कुछ